हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 द कॉल ऑफ द सॉइल इस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर फार्मिंग के बारे में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक सीख देने वाली चैप्टर ये हमारे सामने आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द कॉल ऑफ द सॉइल। ओके, अच्छा, ये चैप्टर लिखने वाले कौन है? ये चैप्टर लिखा है वेंकटेश्वर अय्यर ने, जिनको हम लोग वेंकट के नाम से बुलाएंगे आगे जाकर। ये कौन थे? आईबीएम कंपनी, जानी मानी आईटी कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय थे, जिन्होंने अपनी जॉब क्विट की 2004 में। ठीक है, और उनको क्या करना था? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी थी। तो ऑर्गेनिक फार्म करने के लिए पेत नाम का विलेज, जो महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस, एक राइस की खुशबू जो इसके पीछे भागते हैं, और एंड में वो खुशबू उन्हें कैसे मिलती है, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में है। ठीक है, द फर्स्ट क्रॉप, आई वॉज इट वॉज April 2004. I stood in the middle of the lush green field of Moong and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around, gingerly inspecting the plant. 2004 अप्रैल की बात है, जब मैं एक लश ग्रीन मतलब हरियाली से भरे हुए खेत के बीच में खड़ा था। वो खेत किसका था? मूंग का था। ठीक है, मूंग दाल का वो खेत था। और ये टाइम कब है? सनराइज का टाइम है, जब जो सन है वो पूरा ऑरेंज, पूरा बादल सब ऑरेंज हो चुका है। ठीक है, और ग्राउंड डम है। डम का मतलब होता है कि ग्राउंड गीला है। ठीक है, और जो पत्तियां हैं उन पे ओस जमी हुई है। ठीक है, और मैं चल रहा हूँ बेयर फीट, मतलब मेरे जो पैर है वो नंगे पैरों में चल रहा हूँ। तो मडी मतलब मेरे पैर जो है मडी हो गए हैं। ठीक है, कीचड़ मतलब मेरे पैरों में लग गया है। और मैं जिंजरली, केयरफुली, सावधानी से चल रहा हूँ, इंस्पेक्ट करता हुआ, जांच करता हुआ हर एक प्लांट को। ठीक है, अराउंड मी देयर वर rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe, and there was a light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. ठीक है, तो जब मैं चल रहा था वहाँ पे, तो मेरे जो चारों ओर, मतलब मेरे चारों ओर चीकू के ट्रीज लगे हुए थे। ठीक है, आजू बाजू। और मेरे नीचे जो थी वो फॉलेज ऑफ मूंग, मूंग की फसल थी। फॉलेज मतलब फसल थी मेरी मूंग की। ठीक है, और उस समय मैं इतना खुश था कि मैं इससे ज़्यादा भगवान से और कुछ ज़्यादा मांगना नहीं चाहता था। ठीक है, और जो मूंग थे वो 2 फीट टॉल, वो पेड़ मतलब वो फसल 2 फीट से ज़्यादा नहीं थी। और उस पर दाने, पॉट्स आना शुरू हो गए थे। अभी वो रिप मतलब पूरी तरह से पके नहीं थे बेसिकली, लेकिन उनके आसपास ना फज मतलब रेशा, फज मतलब वो दानों के आसपास जो रेशा बनता है वो बनना शुरू हो गया था। और अभी थोड़ा टाइम था हार्वेस्ट के लिए, मतलब फसल को कटाई करने में थोड़ा टाइम था। और ये सब देखने का मैं बहुत ही ज़्यादा खुश, एक्सलरेटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, खुश हो गया था। ठीक है, I stood watching the sun rise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. ठीक है, तो जैसे ही सनराइज हुआ, उन्होंने पेड़ों के बीच में से सन को निकलते हुए देखा, तो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़े। एक वाइट स्ट्रक्चर मतलब एक बड़ा घर उनका खेतों के बीच में इंतजार कर रहा था, वहां पर वो जा रहे थे। उनको जाते हुए ना वो सोच रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी ये पहली फसल है एज अ फार्मर। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आईटी कंपनी से वो आ रहे थे सीधा अपनी जॉब को छोड़कर। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी कि ये एज अ फार्मर उनकी पहली फसल कटने जा रही है, पहली फसल तैयार हो गई है। आफ्टर आई पेड द एडवांस मनी टू द लैंड, आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फेमिलियर विद द फार्मिंग। जब मैंने लैंड खरीदने के टाइम में पैसे दिए थे, तो मुझे लगा थोड़ा मुझे टाइम लगेगा कि इस फार्मिंग कल्चर से रूबरू होने के लिए। बट मोरू दादा, द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड, हैड अदर आइडियाज। लेकिन जो मोरू दादा थे, जो ब्रोकर थे जिन्होंने उनको ये लैंड दिलाई, उनके पास कुछ, उनके दिमाग में कुछ और खुरापात चल रहा था। ही वॉज
keen that he planted मूंग at once. उन्होंने हमको क्या बोला कि आप तुरंत ही मूंग उगाना शुरू कर दो। देखो आईटी कंपनी से आने के बावजूद, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, फार्मिंग के अंदर कई बार ना पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस काम करता है। मौसम कैसा काम कर रहा है, पानी की व्यवस्था कैसी है, तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। तो मूर्त जो है वो एक्सपीरियंस इंसान है। उन्होंने क्या बोला कि आप तुरंत ही मूंग उगाओ। लैंड लेते ही बोला आप मूंग उगाओ। ठीक है। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, और मैं इसके तैयार नहीं था। वेंकट इसके लिए तैयार नहीं थे। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in the Surat in the adjacent state of Gujarat. मैं क्या कर रहा था, मैं बुक्स पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था। देखो ये क्या दिखाता है, ये उनका दिखाता है रिसर्च माइंडसेट, क्योंकि आईटी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो वो हर चीज़ को रिसर्च करके बुक्स पढ़ के करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुर्दादा क्वाइट फर्म, अपने इरादे पे, अपने संकल्प पे कि आप मूंग उगाओ, उस पर एकदम उनका इरादा मजबूत था मुर्दादा का। उन्होंने बोला कि आपको बेस्ट सीड कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। ठीक है। गुजरात कहाँ पे, एडजेसेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो गुजरात, गुजरात के सूरत में आपको मिलेंगे, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक स्टेट है गुजरात। ठीक है। ओके। I made a quick trip to Surat and brought around 10 kgs of moong. Murdada rented his tractor to plug the land and quickly planted moong all over the place. मैंने तुरंत ही एक क्विक ट्रिप, मतलब फटाक से सूरत गया, 10 किलो मूंग के बीज लेके आए, और मुर्दादा ने अपना एक ट्रैक्टर मुझे रेंट पे दिया और मैंने प्लग, मतलब जुताई कर दी, खेत को रेडी कर दिया और उसमें मूंग उगा दिया। ठीक है। A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy, and I saw the first when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarter in Vile Parle, Mumbai. I was grateful to have taken Muru's advice. ठीक है। तो जब भी हम लोग ने वो लगाया, कुछ दिनों में ना हम ये देख के हैरान हो गए, बहुत खुश हो गए कि छोटे छोटे हरे हरे पौधे निकलना शुरू हो गए थे। और ये जो एक्साइटमेंट मैंने कभी फील नहीं किया था, मैंने कभी देखा नहीं था मूंग को ग्रो होते हुए। और ये सेम एक्साइटेड जब मैं छोटा था ना, जब मैंने विले पार्ला का, मेरा एक रेलवे क्वार्टर मतलब घर था, वहाँ पर मैंने हिबिस्कस मतलब गुड़हल गुड़हल का फूल उगाया था। तो ये सेम एक्साइटमेंट एज ए बच्चा मैंने तब देखा था। तो इस सेम एक्साइटमेंट मुझे आज मिला और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभार हूँ, मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मैंने मोरू दादा का एडवाइस ले लिया। ओके। द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वांटेड टू डू वाज स्प्रे सम pesticide on the plants. He claimed that it would give a higher yield. This was something we did not want to do. नेक्स्ट एडवाइस क्या दी मोदी ने, क्या आप क्या करो, स्प्रे करो कीटनाशकों का, स्प्रे करो कीटनाशकों का, जिससे आपको हाई यील्ड मिलेगी। हाई यील्ड का मतलब ज़्यादा फसल मिलेगी। ठीक है। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम इस एडवाइस को लें। हम हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थे, तो हमको कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने थे। वी वर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन it to him. He reacted as if we had suggested हाराकेरी। अब देखो, जैसे हमने ये बताया किसको, मुर्दा कि हम लोग कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो वो एकदम शॉक हो गए और उनको लगा कि हमने उन्हें हाराकेरी करने का सजेशन दिया। बेसिकली हारा मतलब होता है पेट, और केरी का मतलब होता है तलवार से पेट काटना। तो ऐसा लगा कि वो खुद, हमने उनको कहा कि आप अपना तलवार से पेट काट लो। बेसिकली वो शॉक हो गए इतना ज़्यादा कि आप कैसी बात कर रहे हो, बिना पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए आप खेती कैसे करने वाले हो। ठीक है। It took a lot of convincing to ensure that Murudada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could ग्रो विदाउट स्प्रेस। हमको बहुत ही प्रयास करना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा कन्विंस करने के लिए मुर्दादा और उनके फ्रेंड्स को कि हम लोग, आप ना हमारे फार्म पर कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ मत करना। और वो एकदम शॉक थे कि बिना पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए ये कैसे उगाने वाले हैं फसल को। ठीक है। कॉन्ट्ररी टू वॉट everyone had told us, nature did her job and she didn't she needed no bribes to get the work done. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kg. तो कॉन्ट्ररी मतलब सबके विपरीत, सबके जो सब लोग कह रहे थे कि स्प्रे यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, उसके विपरीत नेचर ने अपना जादू दिखाया
और उन्होंने कोई मतलब नेचर ने कोई रिश्वत नहीं ली पेस्टिसाइड्स के रूप में। रिश्वत मतलब ब्राइबरी, ब्राइब मतलब यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का बोल रहे कीटनाशकों का यूज़ किए बिना हमने 300 किलो 10 किलो मूंग लाया था और 300 किलो मूंग का फसल हमने उगा लिया। ठीक है, अ ऑफुल लॉट ऑफ मूंग एंड विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक बहुत ज़्यादा मूंग की मात्रा और बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे इससे आया कि मैं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता हूँ। नाउ इट वॉज द it now I was certain the land was fertile and it was possible to grow crops without chemicals। और अब मुझे विश्वास होता है कि लैंड क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है, और अब मैं बिना केमिकल्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता हूँ। इट वॉज अ मेजर मोरल बूस्टर, और ये मेरे विश्वास के लिए बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्टर, मेरे विश्वास को बूस्ट करने वाला साबित हुआ मेरी पहली मूंग की फसल मैंने जब उगाई तो। ठीक है, अब मूंग की फसल तो उगा ली, अब उनको उगाना क्या है, अब उनको उगाना है राइस। ठीक है, तो अब यहाँ से जो राइस की कहानी वो शुरू होती है। ठीक है, ओके, द सेंट ऑफ राइस, एक राइस की खुशबू। ठीक है, द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर राइस सोइंग सीजन एंड हैड टू रिस्टोर resort had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agriculture officer at कोसबाड़। ठीक है, तो पहले साल तो हम थोड़ा लेट हो गए थे राइस को उगाने के लिए, और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो थे कोसबाड़ के, उन्होंने बोला कि आप GR4 वैरायटी का जो राइस है उसको उगा लो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में उग जाता है। ठीक है, अब राइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, C3 C4 GR4, ये राइस के अलग अलग वेराइटीज़ है। ठीक है, ये हाइब्रिड वेराइटीज़ है जिनको शायद पानी कम लगता हो, लेकिन ये हाइब्रिड है, इनको दो सीड्स को मिलाकर बनाया गया है जो नेचुरल नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वेंकट का आइडिया था कि हम ट्रेडिशनल राइस को उगाएंगे, हाइब्रिड को नहीं उगाएंगे। Next year we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high input of fertilizers। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को उगाएंगे। उन्होंने ये पढ़ा था कि ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को ना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज वैरायटीज़ वर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट पेट्स, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं और कीड़ों से अपने आप को खुद ही बचा लेते हैं। We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm, and we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson, and we were sure we would not plant hybrid this year। लास्ट ईयर हमने GR4 उगाया था, और GR4 उगाने के बाद हमको ये सीख मिली कि हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, और हाइब्रिड तो बिल्कुल नहीं उगाने वाले हैं, हाइब्रिड सीड्स को हम लोग उगाने वाले नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, एक साल बीत गया। इन अप्रैल 2005 वी स्टार्टेड टू लुक फॉर अ गुड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस। इट वॉज वन ऑफ our neighbor in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice। हमने 2005 में अप्रैल में खोजना शुरू किया ट्रेडिशनल वैरायटी को। तो हमारे बगल में पड़ोसी जो थे मुंबई के एक बिजनेसमैन थे जिनका वहाँ पे थोड़ा लैंड था, उन्होंने बोला कि आप लोकल राइस को उगा लो। ठीक है, most of the farmers in and around the village of Peth had switched over to hybrids। The younger generation of the farmers thought I was crazy to ask for the desi variety। वहाँ के आसपास सभी लोग हाइब्रिड राइस को उगाने के लिए स्विच हो गए थे, हाइब्रिड राइस उगा रहे थे। और वहाँ के जो यंग फार्मर्स थे, जब मैंने उनको पूछा, वेंकट ने पूछा कि देसी वैरायटी के राइस कहाँ मिलेंगे, तो उनको लगा कि ये पागल हो गया क्या कि देसी वैरायटी पूछ रहा है। ठीक है, my regular visit to the villagers around searching for good traditional variety also did not yield any result and we were almost giving up। तो मैं रेगुलरली गांव वालों से बात करता था, लेकिन मुझे उससे कोई उपाय नहीं मिला। मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल वैरायटी ढूंढने की जो मेरी इच्छा थी उसको मैं मारने वाला था। तो पहली बार देखिए, ये एक जर्नी है, आप देखोगे एंड में उनको कैसे वो राइस मिलता है। तो कई लोगों के पास उनको पहुंचना पड़ता है। सबसे पहले वो अपने आसपास के विलेजर से बात किया, ठीक है, जहाँ पे उनका होप टूटने वाला है, तो लेकिन वो होप हारते नहीं है, लगे रहते हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू बाबन्स फादर एंड सम अदर एल्डर्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई और मारते हैं। बाबन एक उनके साथ हैं, तो उनके पिताजी से पूछते हैं, और या फिर कुछ गांव के जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन दे मेंशन द नेम ऑफ कस्बई। काफ़ी बात करने के बाद उन्होंने कस्बई नाम के राइस का मुझे नाम बताया। कस्बई देसी वेराइटी, ट्रेडिशनल वेराइटी का होता है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ ना कस्बई के बारे में, कस्बई की खासियत क्या और कैसे कस्बई इस गांव से दूर हो गया। ठीक है, कस्बई इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वेराइटी विच हैज अ डिस्टिंक्ट अरोमा though much milder than basmati. It is a long duration crop and most of the older people remember growing it years ago, but they all shook their head and when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. ठीक है, तो कस्बई क्या है, एक लॉन्ग ग्रेन राइस है, उस मतलब लॉन्ग मतलब लंबा चावल है। ठीक है, जिसका एक डिस्टिंक्ट अरोमा, एक अलग सी खुशबू है उसकी। हालांकि ये खुशबू थोड़ी सी कम है बासमती राइस की तुलना में। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब क्या, ज़्यादा टाइम लेता है, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है, हाइब्रिड जैसा नहीं है, मेहनत लगता है, टाइम लेता है। और लोग जानते थे कि हमने इसको उगाया था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पूछा उनको कि अब कहाँ है, इसके बीज कहाँ मिलेंगे, उन्होंने बोला कि ये पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका है, गायब हो चुका है। द टेल्स ऑफ कस्बई मेड अस डिटर्मिनेंट टू गेट इट। जब हमने इतनी कहानी सुनी कि कस्बई ऐसा था, कस्बई का बीज इतना अब मिलता नहीं है, लॉन्ग ग्रेन्ड है और उसका अरोमा अलग है, तो ये सब सुनने के बाद ना वेंकट को लगा कि अब तो मैं कस्बई ही उगाऊंगा। ठीक है, कस्बई को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कस्बई उगाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। We decided that if we did manage to get some seeds some seeds we decided that if we get managed to get some seeds this would be a great rice to grow। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम थोड़ा सा भी बीज का खोज कर पाए, मिल पाए, तो ये अच्छा राइस होगा हमको उगाने के लिए। ठीक है, ओके। अ विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर वाज I thought the government may know something about it. A visit to the agriculture officer was enlightening. He had not even heard of this variety. He said the villagers were taking me for a ride and there was no variety by this name। तो हमने सोचा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाते हैं, उसको पता होगा। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे लिए एक एनलाइटिंग था, मुझे एक और चीज़ पता चली, मुझे एक और नॉलेज मिला कि भाई एग्रीकल्चर ऑफिसर ने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है और वो उल्टा ये कह रहा है कि द विलेजर्स आर टेकिंग मी फॉर अ राइड, मतलब मुझे विलेजर्स, जो गांव वाले जो बुजुर्ग थे, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, कस्बई नाम का कोई वैरायटी ही नहीं है। ठीक है, okay. He rattled off the names of some of the latest hybrid and even offered me to give some of them free of cost for a trial. Cursing myself for wasting time with him, I moved to the next डेस्टिनेशन। गांव वालों के बाद वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास गए। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने बोला कि गांव वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कोई सीड ही नहीं है। उसने रैटल्ड ऑफ किया, फटाफट नाम लिया कुछ हाइब्रिड सीड्स का, और उसने बोला कि मैं आपको ये मुफ्त में दूंगा, आप ट्रायल करो और इसको उगाओ। तो मैंने अपने आप को गुस्सा आया मुझे अपने आप पे कि मैंने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया। वह कस्बे ढूंढने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल पड़े। ठीक है, दिस टाइम इट वॉज आदिवासी महामंडलम एक संस्था, जहाँ पर वो गए, एट कासा which buys rice from Adivasi villagers on behalf of the government. Kasbai did not figure in their files, a good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice, so if you grow it you would not be able to sell it। तो जब उन्होंने आदिवासी महामंडल में गए तो वहाँ पर भी उनकी फाइलों में कस्बई का नाम नहीं था, और जिससे मालूम पड़ता है कि लोग कस्बई क्यों नहीं उगा रहे, क्योंकि बेचना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में कस्बई का नाम इतना गायब हो चुका है कि लोगों को इसकी वैरायटी पता नहीं है, और अगर आप इसको उगाओगे तो बेच नहीं पाओगे। ठीक है, however, the officer in charge here had more knowledge of the rice, did remember Kasbai being sold to
हिम अ फ्यू ईयर्स अगो। तो यहाँ का जो ऑफिसर था उनको थोड़ा नॉलेज था किसके बारे में, कस्बई के बारे में। उन्होंने बोला कि कुछ सालों पहले कस्बई यहाँ पर बेची गई थी। ठीक है, कुछ सालों पहले कस्बई यहाँ पर बेची गई थी। चलो ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हिंट मिल गया इनको। सो व्हेन आई वॉज, यहाँ पे आएगा आई वॉज इन धनीवरी बंधन, आई started looking for Devu Handa and found a grey old woman wearing a cap sitting outside his house on Charpai, an ex-sarpanch of the village. He had acres of land, a huge house around a large family. तो हम आगे बढ़े, धनीवरी में गए। ठीक है, वहाँ पर हमको मालूम पड़ा कि एक सरपंच है, ठीक है, जो चारपाई बैठे थे, उनके पास बहुत सारी लैंड थी, एक बहुत बड़ा परिवार था। उनसे बात करते हैं। ठीक है, आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कस्बई। थोड़ी हल्की फुल्की प्लेजेंट्रीज, हल्की फुल्की बात करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद हम अपने टॉपिक पे आए। हमारा टॉपिक था कस्बई के सीड्स कहाँ मिलेंगे भाई। द मेयर मेंशन ऑफ कस्बई एंड देवू हांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। जैसे हमने कस्बई का नाम लिया और देवू हंडा का नाम बताया, तो वो भाई साहब तो अपने पुराने यादों में खो गए। His eyes were turned dreamy, and with a trembled in his voice, he told us how the entire village at one time grieve only Kasbai। और उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई, आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाने लग गई, और उन्होंने छोटी सी हल्की आवाज़ में बताया कि कैसे एक टाइम था जब पूरा का पूरा गांव कस्बई ही उगाता था। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल पासिंग ओवर विलेज ड्यूरिंग लंच टाइम वुड बी फोर्स टू स्टॉप एंड आस्क फॉर द मील, सच वॉज द एल्यूरिंग अरोमा ऑफ कस्बई। कि एक टाइम था जब अगर कोई मुसाफिर हमारे गांव से गुजर रहा है लंच टाइम के टाइम पे, जब खाना बन रहा होता था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता था कि मैं किसी से खाना मांग लूँ। इस तरीके का स्मेल था कस्बई का। The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cook the same rice। और पूरे वातावरण में ना एक मंत्रमुग्ध, एक एकदम अलग सी खुशबू थी जो आपके सर चढ़ जाएगी, ऐसी खुशबू होती थी, क्योंकि सारे के सारे घर एक ही राइस बना रहे होते थे। टुडे he said no one grew kasbai and everyone had shifted to grew the new hybrid varieties। He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid। insipid का मतलब होता है डल या फिर स्वाद नहीं, जिसमें बेस्वाद है, बेसिकली टेस्टलेस। ठीक है, तो आज ऐसा हो गया कि हर लोग हाइब्रिड बना रहे हैं और उन्हें भी ज़बरदस्ती ये हाइब्रिड्स खाने पड़ते हैं जिसके अंदर कोई मतलब स्वाद नहीं है, फ्लेवर नहीं है। With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, were replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done early। This ensure that the farmers could take up second crop। तो एडवेंट मतलब अच्छी, जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने लगी, तो फार्मर ने सोचा कि कस्बई तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इससे अच्छा क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन को हटाते हैं, एक हाइब्रिड उगाते हैं और एक और फसल उगाते हैं। क्योंकि सिंचाई की सुविधा होने पर ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो दो फसल उगाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे कस्बई को उगाना लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to do, did they? He smiled and replied that their fields did not have fence, and once the harvest was over, the cattle were released into the field। तो वेंकट ने उनसे पूछा कि आप क्यों शिफ्ट हो गए, आप इतने दुखी हैं कि कस्बे आपको खाने नहीं मिल रहा, तो आप उगाते, आप क्यों नहीं उगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे खेतों में ना बाउंड्रीज नहीं लगी हुई हैं, तो मैं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन उगाता था कस्बई और लोगों की कटाई पहले होती थी, तो वो लोग अपने जानवरों को छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद क्या होता था, देखो क्या होता था, इफ़ माई फील्ड ऑल्सो हैज़ अलोन हैज़ कस्बई इट विल बी अ ट्रीट फॉर द कैटल, ही एक्सप्लेन। और जैसे ही खोलते थे तो वो मेरे खेत में आकर जो मेरी फसल थी जो अभी उग रही थी उसको खा लेते थे। ठीक है, तो आप झगड़ा नहीं कर सकते गांव वाले से ना, तो क्या बोलते हैं, सम टाइम्स वी हैव टू फॉल इन द लाइन विद द कम्युनिटी, ही लेमेंटेड। दुखी आवाज में उन्होंने कहा कि कई बार हमको सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है। Hybrids need more water, fertilizer and
pesticides. He said that yield were good initially, but on later had reduced a lot. Besides it, he said that each year they had to increase the quality of urea and pesticides they used. It was as I if the newer hybrids are insatiable appetite for chemicals. उन्होंने बताया कि हाइब्रिड उगाने के टाइम पे ना स्टार्टिंग में तो अच्छी फसल हुई, लेकिन धीरे धीरे फसल की जो मात्रा थी ना वो कम होने लगी और हर बार ना ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूरिया यूज़ करना पड़ा। ये ऐसा हो गया कि ना जो हाइब्रिड्स है वो इनसेशिबल एपेटाइट मतलब उनकी ना ख़त्म होने वाली भूख है। इनसेशिबल मतलब क्या, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। तो उनकी जो भूख है केमिकल्स के लिए वो ज़्यादा ही है, उनको केमिकल्स खिलाते रहो, ऐसा उनका हाइब्रिड्स का नेचर है, हाइब्रिड सीड्स का नेचर है। ठीक है। He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He found remembering how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he rued. उन्होंने एक और चीज़ बताई कि 60s में जब बाढ़ आई थी तो वो लोग तो गांव छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो कसबई का जो फसल था उसने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, इतना स्ट्रांग था। उनको याद है कि जब वो वापस आया तो वो कसबई का जो खेत था वो वैसे का वैसा ही था, इतना स्ट्रांग था। लेकिन आज देखो हमने क्या कर दिया। As he went on reminiscing about the rice, we gently guide him to back to the रीज़न फॉर आवर विजिट द कसबई सीड्स। वो अपनी पुरानी ताज़ा को पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। रिमिनिसिंग मतलब ताज़ा कर रहे थे पुरानी यादों को, तो हमने उनको बुलाया वापस कि वापस आ जाइए, हमको कहाँ सीड्स मिलेंगी ये बताइए। ठीक है। ही वॉज श्योर दैट देर वॉज नॉट अ सिंगल विलेजर्स in his area who would have the seeds of the kasbai. According to him, the only people who still grew it were the Adivasi in hamlet at the foothills of the mountains in the next village असरवरी। उन्होंने बताया कि मेरे गांव में तो कोई उगाता नहीं है, लेकिन शायद ना आदिवासी जो आदिवासी जो लोग हैं वो शायद उगाते होंगे। जो कहाँ मिलेंगे आपको, असरवरी, जो एक पहाड़ के उस तरफ एक असरवरी गांव है, वहां पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है। वी बिड फेयरवेल टू देवू हंडा वो लवली blessed us and said Mahalakshmi the local goddess will give you the seeds of कसबई। हमने देवू हंडा से अलविदा लिया और उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी मतलब माता जी तुम्हें कसबई सीड्स ढूंढने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है। अच्छा, मतलब आशीर्वाद दे दिया उन्होंने हमको। In Asarwari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. तो असरवरी जब देखो आदिवासी इलाके में जा रहा है तो वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल भाषा है, उससे वो उतने फेमिलियर नहीं थे। तो उन्होंने सरपंच से कहा कि अगर आप किसी को भेज पाए हमारी सहायता करने के लिए, तो ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन विथ अस इनटू द हिल्स। और जीवन नाम के एक असिस्टेंट को उन्होंने उनको साथ में भेज दिया। आफ्टर अ हाफ एन आवर walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches, the scrambling over rocks and gravels, we reached the sleepy helmet of भूरीपाड़ा। आधे घंटे चलने के बाद बहुत सारे पेड़ों पौधों को और पत्थरों को पार करने के बाद हम भूरीपाड़ा पहुंचते हैं। ठीक है। देयर वर जस्ट टू रैमशेकल्स हाउसेस इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी वंडर्ड इफ दिस वाज द राइट प्लेस। हमारे सामने दो रैमशेकल्स मतलब टूटे फूटे घर थे और हम ये सोचने लगे कि क्या हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं। A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. एक हाउस के सामने एक बूढ़ी औरत मतलब जिसके चेहरे पे झुर्रियां थी, उन्होंने हमको देखा क्यूरियोसिटी के साथ कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए। As we approached her, we signaled to जीवन to ask the crucial question. जैसे हम वहां पहुंचे हमने जीवन को बोला, जीवन इसको पूछो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, कि आपके पास कसबई की सीट्स हैं कि नहीं। She muttered in reply एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। उसने कुछ तो बोला, जीवन ने समझा, हम लोग ने जीवन की तरफ देखा कि भाई जीवन क्या बोला इसने, जल्दी बताओ। He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. जीवन ने थोड़ा सा स्माइल दिया और उसने बोला इनके पास
सीड्स तो हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम कौन है, जानना चाहती हैं कि हम कौन है और हमको ये सीड्स क्यों चाहिए। अब देखिए इतना मेहनत करने के बाद, जैसे एग्जाम है, आपने बहुत मेहनत की एग्जाम में और रिजल्ट के दिन आपको जितना परसेंटेज चाहिए था उतना आपको मिल गया, तो कितनी खुशी होगी। उसी तरह इतना मेहनत करने का जब इनको सीड्स मिले तो इनको क्या, इनका अंदर का जो पूरा उत्साह था वो बाहर निकलता है। ये क्या बोलते हैं देखिए, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस एंड आई हैड टू कंट्रोल अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हग हर। मैं इतना खुश था ना कि मैं बहुत बहुत ही कंट्रोल किया अपना चेहरे पे खुशी ना दिखे, और मैं ट्राई किया कि मैं उस महिला को जाके गले ना लग जाऊं। ठीक है। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हैड फाउंड द इल्यूसिव कस्बई, मतलब इतना रेयर, इतना डिफिकल्ट से मिलने वाले, इल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, इतना मेहनत करने के बाद हमको ये इल्यूसिव कस्बई मिल गया है, विश्वास नहीं हो रहा है। वी एक्सप्लेन टू हर दैट वी वर फ्रॉम पेथ नियर बाय एंड वी नीडेड द सीड टू ग्रो इट। वी आस्क फॉर 10 kgs of rice. She muttered and swelled. Jeevan interrupted that she had never heard of Peth village and also did not have a weighing scale. तो हमने बताया कि हम पेथ से आए हैं, हमें 10 kg ऑफ राइस 10 kg ऑफ कस्बई के सीड्स चाहिए। तो जो महिला थी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई कि थोड़ा सा उनका मुंह थोड़ा सा उतर गया महिला का। उसने बोला कि ना मैंने पैथ का नाम सुना है, पैथ जगह का नाम सुना है, और मेरे पास ना तराजू भी नहीं है, मतलब आप उसको मापने के लिए। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट। तो उसके पास जो बास्केट थे वो उसमें ही आपको सीड्स देगी। वी आस्क फॉर अ सिंगल बास्केट फॉर ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग। तो हम लोग ने बोला कि एक बास्केट हमको चाहिए, जीवन ने बोला कि इसको कुछ पैसे आप दे दो। आई हैंडेड ओवर 100 rupee नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes her face broke into a smile. She nodded her head in approval. तो मैंने 100 रुपये का नोट उसको दिया और पिछले 10 मिनट में उस महिला के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई। उसने हाँ बोला कि आप लेके चले जाइए। अभी लास्ट लाइन देखो आप, एक रियलाइजेशन होती है वेंकट को कि इतना प्रोग्रेस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आदिवासी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो उगाते हैं वही खाते हैं। ठीक है। तो कैसे उनका जीवन हमसे कितना अच्छा है। ठीक है। As we walk back against the folding sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the roads or city, were the real people of India. जब वो वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने पीछे देखा कि एक महिला मुस्कुरा रही है, उसको कुछ पैसे मिल गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या इतनी चकाचौंध जो शहरों में होती है, इसके अलावा भी गाँव में, पहाड़ों के बीच में कुछ लोग रहते हैं, क्या वही असली इंडियंस हैं? There were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन बहुत लोग उन पे ध्यान नहीं देते हैं। They had never heard of hybrids, fertilizers or pesticides. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Bhoripada. Her words, her world was unspoiled by progress, and for once I was grateful for that. तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ इन्होंने तो कभी हाइब्रिड्स जैसी फसलें, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का नाम भी नहीं सुना होगा। ये जो उगाते हैं वो खा लेते हैं। और जो औरत थी वो तो शायद कभी भूरीपाड़ा से बाहर भी नहीं गई होगी, क्योंकि उसका जो पूरी दुनिया है ना वो अनस्पॉइल्ड है, मतलब खराब नहीं की। प्रोग्रेस की वजह से उसकी पूरी दुनिया वैसी की वैसी है, खराब नहीं हुई है। प्रोग्रेस ने उनकी दुनिया को टच नहीं किया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत आभारी मानता हूँ उस लेडी का। तो दिस वॉज द पोएम, दिस वॉज द बेसिस ऑफ चैप्टर। और चैप्टर बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि स्वदेश मूवी आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, आपको समझ में आएगी, चैप्टर का एक विजुअलाइजेशन आपको हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि चैप्टर खत्म हो गया है। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।